वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात पर जोर दिया। यूएन की 75वीं सालगिरह के मौके पर खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आज का दौर 1945 से बिल्कुल मुख्तलिफ है। पीएम ने कहा कि हिंदुस्तान को यूएन की मुस्तकिल रुकनियत देने में मज़ीद ताख़िर न की जाए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया में क़याम अमन के लिए काम करता रहेगा। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाता रहेगा। उन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग में भी हिंदुस्तान के रोल का जिक्र किया। 1945 की दुनिया निश्चित तौर पर आज से बहुत अलग थी। पूरा वैश्विक माहौल, साधन, संसाधन, समस्याएं, समाधान सब कुछ भिन्न थे। ऐसे में विश्व कल्याण की भावना के साथ जिस संस्था का गठन हुआ, जिस स्वरूप में गठन हुआ, वो भी उस समय के हिसाब से ही था। आज हम एक बिल्कुल अलग दौर में हैं। 21वीं सदी में हमारे वर्तमान की, हमारे भविष्य की आवश्यकताएं और चुनौतियां अब कुछ और है। संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रियाओं में बदलाव, व्यवस्थाओं में बदलाव, स्वरूप में बदलाव आज समय की मांग है। भारत के लोग संयुक्त राष्ट्र के रिफॉर्म को लेकर जो प्रोसेस चल रहा है, उसके पूरा होने का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आज भारत के लोग चिंतित हैं कि क्या ये प्रोसेस कभी एक लॉजिकल एंड तक पहुंच पाएगा? आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा? एक ऐसा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत की आवाज हमेशा शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए उठेगी। भारत की आवाज मानवता, मानव जाति और मानवीय मूल्यों के दुश्मन आतंकवाद, अवैध हथियारों की तस्करी, ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ उठेगी। पैंडेमिक के इस मुश्किल समय में भी भारत की फार्मा इंडस्ट्री ने 150 से अधिक देशों को जरूरी दवाइयां भेजी हैं। विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के तौर पर आज मैं वैश्विक समुदाय को एक और आश्वासन देना चाहता हूं। भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन डिलीवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी। आज मुंबई के हज हाउस में मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने खुसूसी मीटिंग के जरिए हज रिफंड का जायजा लिया और हज 2021 के मुताल्लिक गुफ्तगू की। मीटिंग में हज 2021 के लिए दरख्वास्तों की वसूली पर गौर किया गया। अक्टूबर या नवंबर से हज फॉर्म वसूल किए जा सकते हैं। सऊदी अरब की तरफ से गाइडलाइंस का इंतजार है। हिंदुस्तानी एजेंसियां इस बाबत सऊदी हुकूमत से राब्ते में हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने मुंबई के मज़ाफ़ात में वाक़े न्यू मुंबई में तोसी के तौर पर हज हाउस की तामीर के मामले को भी हरी झंडी दिखाई। इसी के साथ माह अक्टूबर में हज 2021 के लिए ऐलान करने पर तबादले ख्याल किया। मीटिंग में हज कमेटी के CEO M.A. खान और दीगर आला ओहदेदार मौजूद रहे। मीटिंग में इस बात की जानकारी दी गई कि कोरोना की वजह से सफ़र हज 2020 न जाने वाले 1,23,000 अफराद को
2100 करोड़ रुपए बगैर किसी कटौती के वापस कर दिए गए हैं। सऊदी हुकूमत ने 2018-19 का आज़मीन की आमदरफ्त का तकरीबन 100 करोड़ रुपए वापस किया है। 2020-21 का हज कि जैसे 2020 का हज का प्रोसेस हमने अक्टूबर से शुरू कर दिया था, और इस बार जो है वो हज 2021 के प्रोसेस को भी हम विचार कर रहे हैं कि अक्टूबर और नवंबर से इसको शुरू करें। उसके अलावा हम वेट करेंगे जो सऊदी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम एप्लीकेशंस लेना और भी जो तैयारियां हैं उन तैयारियों के सिलसिले में स्टेट की हज कमेटीज़ के साथ हमारे सीओ, हमारे और ऑफिसर्स, स्टेट की हज कमेटीज़, उनके ऑफिसर्स की मीटिंग की प्रोसेस शुरू होगा। वैसे 19 तारीख को हज रिव्यू मीटिंग दिल्ली में रखी गई है। अभी भी हमारी जो हज और उम्रा मिनिस्टर्स हैं सऊदी अरब के, उनसे बात भी हुई उनको। उसके अलावा अभी उनका जो सऊदी का नेशनल डे था उसके मौके पर भी जो है वो सऊदी के ऑफिशियल्स हैं, ऑनरेबल हिज एक्सेलेंसी एम्बेसडर ऑफ द सऊदी अरबिया, उन सब सभी लोगों से बातचीत हुई है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि हज 2021 इस बार जो है वो होगा, और जिस तरह से हिंदुस्तान के हज यात्री इससे पहले हज यात्रा करते रहे हैं वो कर पाएंगे, क्योंकि हर मुसलमान की ये तमन्ना होती है कि वो एक बार ज़िंदगी में हज ज़रूर करे, जो भी इसके लिए एलिजिबल है। तो कोशिश हमारी यही है कि हो, और इसलिए हमने आज हम लोगों ने एक इनफॉर्मल और फॉर्मल हज के आगे के हज के सिलसिले में मीटिंग की ऑफिसर्स के साथ, और हम उसकी तैयारी। बिहार असेंबली इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के बाद रियासत का सियासी पारा अपने शबाब पर है। रियासत की 17% मुस्लिम वोटों पर तमाम सियासी पार्टियों की नज़र है। जेडीयू एमएलसी प्रोफेसर गुलाम गौस ने दावा किया है कि अक़लियती तबका नीतीश कुमार से खुश है। गौस के मुताबिक आरजेडी मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझती रही है, जबकि एनडीए हुकूमत ने काम करके दिखाया है। उधर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस का कहना है कि इंतखाबात के वक्त मुसलमानों को याद करने वाली पार्टियां 15 साल बनाम 15 साल की सियासत कर रही हैं, जबकि वोटर अपने बुनियादी सवाल को लेकर पार्टियों का तज्जिया कर रहा है। तो पर नज़र यकीनी तौर पर हम लोग की भी है, और हमारी पार्टी ने या माननीय मुख्यमंत्री जी ने अक़लियतों के लिए जितना काम किया है बिहार में, शायद हम समझते हैं पूरे मुल्क में इतना काम नहीं हुआ। बहुत सारे योजनाएं, बहुत सारे स्कीम्स जिससे अक़लियत को अपलिफ्टमेंट मिल सके, चाहे वो एजुकेशन के मामला में हो, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति हो। अब नारा दे करके लोगों को खौफ दिखा के मतलब वोट नहीं ले सकता है कोई। बहुत ठगे गए पूरे इस मुल्क के मुसलमान और बिहार के मुसलमान भी। देखिए, जहाँ तक सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं ना, ये मुसलमान को नुमाइंदगी जो है ना वो पेड स्टाफ के तौर पे देना चाहती है। वो किसी भी हालत में सही मुसलमान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको टिकट देती नहीं, चूँकि उनकी आवाज़ उसको सुनना नहीं है। और 60 से ज़ायद सीट बिहार में ऐसी है जो मुस्लिम डोमिनेटेड है, और यहाँ आबादी का तनासुब 22% है। बिहार में मुसलमानों की आबादी 22% है। तो मुस्लिम आवाम को अब सोचना पड़ेगा कि यूडीए में अशफाक रहमान है तो यूडीए की तरफ वो डाइवर्ट हों, और इसी तरफ में उनके लिए सही नुमाइंदगी मिलेगी। जिस तरह हम लोग मुसलमानों को उनके इलाकों से टिकट दे रहे हैं और जिस तरह से उनको जितवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुस्लिम वोटर्स को समझना पड़ेगा वो हमेशा। बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर जमीयत उलमा बिहार ने एक बड़ा बयान दिया है। जमीयत के जनरल सेक्रेटरी हसन अहमद कादरी के मुताबिक आबादी के तनासब से टिकट देने वाली पार्टियों की मुसलमान हिमायत करेंगे। हसन अहमद कादरी के मुताबिक तमाम मुस्लिम तंजीमों की जानिब से मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को मुसलमानों के मसाइल लिख कर भेजे गए हैं। सियासी जमातों से मुतालबा किया गया कि वो मुसलमानों के मसाइल को अपने इंतखाबी मंशूर में शामिल करें। अब जो पार्टियां अक़लियतों के मसले पर संजीदा होंगी, उन पार्टियों के लिए मुसलमान भी संजीदा पहल करेंगे। देखिए, इलेक्शन के बारे में तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छे लोग जीत के आने, ताकि राज्य का विकास हो और लोगों का विकास हो। भारत में चुनाव के पहले हम लोगों ने मुस्लिम तंजीमें जो हैं
ऑल इंडिया सूबाई भी और ऑल इंडिया पैमाने पर जमीयत उलमा, जमात इस्लामी, इदारा शरिया, इमारत शरिया, अहले हदीस, शिया की कमेटी जो है, ये सब लेके एक निशस्त किया हम लोगों ने था कि अक़लियतों के वोट पर सबकी नज़र रहती है। 17% मुस्लिम आबादी है, ये वोट देती है, बल्कि वोट बिखर जाता है जो अफसोसनाक है, बिखरना भी नहीं चाहिए, देती है, लेकिन वो फिर उनका मसला नहीं हल होता है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि अक़लियत का मसला क्या है, इसको हम लोग एक मंशूर तैयार करें, और वो हम लोगों ने मीटिंग में तय किया और दस्तखत करके हम लोगों ने सब सेकुलर सरकार के अध्यक्ष को भेजा है ताकि वो उसको अपने मैनिफेस्टो में जो मुमकिन है या जो चाहते हैं उसको शामिल करें। अलग अलग पार्टियों को भेजा है। साबिक मेंबर पार्लियामेंट अतीक अहमद के करीबी रिश्तेदार समझे जाने वाले शहर के मशहूर बिल्डर राशिद बरादरान की रिहाइशगाह को सख्त मुखालफत के बावजूद मकामी इंतजामिया ने मुनहदिम कर दिया। सुबह से ही मोहम्मद राशिद और उनके बरादरान की रिहाइशगाह के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। मकामी लोगों को जैसे ही पता चला कि राशिद बरादरान की जायदाद को मुनहदिम करने की कार्रवाई की जा रही है, इलाके के लोगों ने सख्त मुखालफत शुरू कर दी। कुछ देर बाद समाजवादी पार्टी की कौमी तर्जुमान रिचा सिंह और तलबा लीडर हमजा आदिल भी मौके पर पहुंच गए। राशिद के अहल खाना और समाजवादी पार्टी कारकुनान मिलकर मकान मुनहदिम करने के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। पुलिस ने एहतजाज कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया और उनकी को शहर की पुलिस लाइन में नजरबंद कर दिया। बता रहा हूं कि राजकीय स्थान की भूमि पर अवैध निर्माण था, जिसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन और पीडीए के द्वारा संयुक्त रूप से राजकीय स्थान के बताया तो राजकीय स्थान गवर्नमेंट स्टेट की जमीन थी, लगभग 10-20 के अराउंड में। सामान्य प्रतिरोध कहीं भी अतिक्रमण हटाया जाता है तो प्रतिरोध तो होता है। पूरा डिमोलिश करना है? हाँ, डिमोलिश करना जितना संभव हो पा रहा है किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ सकरा जगह सक्रिय है तो समय। मगरबी बंगाल में आइम्मा मौज़नीन को रियासती वक्फ बोर्ड से मिलने वाले वज़ाइफ को नाकाफ़ी बताते हुए रियासती वज़ीर सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने उनकी तनख्वाहों में इजाफे पर जोर दिया। आज कोलकाता में एक प्रोग्राम में शिरकत करते हुए सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने ये बातें कही। उन्होंने हुकूमत की जानिब से पुरोहित के लिए वज़ाइफ के ऐलान का खैर मकदम करते हुए आइम्मा को इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात फराहम किए जाने पर भी जोर दिया। मौज़नीन को तो मिल रहा है, लेकिन उनका पेट भर नहीं रहा है। जो सच्चाई है ये, अगर सरकार न भी दे तो मुसल्लिन किराम, इमाम और मुअज्जिन का पेट भर देंगे और खातिर खा इज्जत भी देते हैं और देंगे। गवर्नमेंट ने हाथ बढ़ाया ताउन का। घर के बारे में यहाँ तो ऐलान हुआ है, क्योंकि इमाम और मुअज्जिनीन की तादाद तकरीबन 1 लाख से ऊपर है। अब वो तादाद धीरे धीरे सोचेंगे गवर्नमेंट। जो मजबूर है तो घर वगैरह के बारे में जो इंदिरा आवासन है, ये गवर्नमेंट लेवल का काम है। अगर वहाँ प्रॉपर चैनल में वो दरख्वास्त देते हैं तो उस उन्वान पर उनको घर मिल जाएगा गांव देहात, यानी उस फहरिस्त में वो। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में अलकायदा से राब्ते के इल्ज़ाम में NIA के हाथों गिरफ्तार अलमामून कमाल के वालिद ने अपील की है कि तफ्तीश गैर जानिबदाराना हो और उन्हें भी अपनी बातें रखने का मौका मिले। अलमामून के वालिद हिंदुस्तानी फ़ौज का हिस्सा रहे थे। वो 1962 में हिंद चीन जंग के दौरान मुल्क के दिफा के लिए रजाकार के तौर पर फ़ौज में शामिल हुए थे। उन्होंने बेटे पर लगे इल्ज़ाम को हैरान कुन बताते हुए कहा कि अगर उनका बेटा कसूरवार है तो उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। ताहम उन्होंने अपील की है कि इस मामले की जांच में उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। वाज़ेह के गुज़श्ता हफ्ते NIA ने मुर्शिदाबाद से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पिछले 1 हफ्ते से नांदेड़ में जोरदार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर के महबूब नगर में बारिश का पानी सड़कों पर जमा होने से सड़कें झीलों में तब्दील हो गई हैं। इस इलाके में बारिश के पानी की निकासी का कोई नज़म नहीं है, न ठीक से सड़कें बनी हैं और न ही पानी की निकासी के लिए नालियों का कोई बेहतर निज़ाम है, जिसकी वजह से जब भी बारिश होती है बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो जाता है और लोगों को मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। 21 साल से पानी बहुत जमा हो रहा है यहाँ पे, रोडों पे रोड़ा बना रहे हैं। यहाँ की कितनी
रोड बनाने के बीच में निकला तो ऐसी पूरा माल चोरी होगा, ले गए लोगों ने आके, हम नहीं बनाते ऐसा बोल के बोल रहे थे। फिर बनाए तो ऐसी बनाए, गजा लेने कुछ नहीं अंदर रोड में पूरी दबदारी जाम वाले पूरे नालियाँ चम्मारा सब एक। कानपुर की नौबस्ता पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपयों की नशीली दवाएं जब्त की हैं। पुलिस ने इस मामले में 4 अफराद को गिरफ्तार भी किया। 2 मुलजिमीन अभी भी फरार हैं। एसपी साउथ दीपक भोकर ने मामले का इंकशाफ करते हुए बताया कि मुलजिम शैलेश और गिरीश नशीली दवाएं और इंजेक्शन की सप्लाई रिटेल फार्मेसी वालों को करता था। इसके बाद फार्मेसी वाले इन नशीली दवाइयों को मनमानी कीमत पर ग्राहकों को फरोख्त करते थे। 4 अभियुक्तों को अरेस्ट किया है। 2 अभियुक्त सुनील और गुड्डू वो फरार हैं। गुड्डू जो है उसके पास वो एक गोडाउन फील खाना थाने में उसका एक गोडाउन भी मिला जिसमें बहुत सारी नशीली दवाइयाँ लार्ज अमाउंट में हमने सीज की हैं। उसमें भी ये सारे नशीले इंजेक्शन्स और दवाइयाँ थी। उसके पास ना तो कोई लाइसेंस है और ना ही उसने कोई प्रायर कोई परमिशन ले रखी है। ये शेड्यूल एच ड्रग्स होती हैं और इसके लिए प्रॉपर लाइसेंस चाहिए होती है। जो होलसेल मार्केट है वहाँ से इन दवाइयों का डाइवर्जन होता है और वहीं से फिर इनको रिटेल स्टोर्स पे दिया जाता है जहाँ पे ये उसको लोगों को नशे के लिए बेचते हैं। तो वो सारी चेन हम ट्रैक कर रहे हैं, कौन होलसेल वाले इसमें इन्वॉल्व हैं उनके भी यहाँ पे हम रिकॉर्ड्स हैं वो चेक करेंगे। अगर किसी ने अपने गोडाउन में बिना परमिशन के बिना बिल्स के अगर ऐसी चीज़ें रख रखी हैं तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई। आंध्र प्रदेश में मजहबी मकामात पर बढ़ते हमलों के पेश नज़र पुलिस ने सिक्योरिटी सख्त कर दी है। आज सुबह विजयवाड़ा के कुंडापल्ली की दरगाह हज़रत शाह बुखारी और मस्जिद में पुलिस ने बम स्क्वाड के साथ जांच की, नमाज हॉल और दीगर मकामात का जायज़ा लिया। पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर पुलिस अमले ने ये कार्रवाई की। पुलिस ने दरगाह के मुतवल्ली से सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कर्नाटक के हुबली शहर में हज़रत मखदूम अशरफ रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया गया। कोरोना की वबा की वजह से मुख्तसर सी तकरीब मुनक्किद हुई। मखदूम अशरफ अकेडमी के तहत एक मजल्ले का भी इजरा अमल में आया। अकेडमी के नुमाइंदों ने कहा कि मखदूम अशरफ रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक हर साल 28 मुहर्रम को मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना वबा की वजह से मुख्तसर पैमाने पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यह उर्स पाक सादगी के साथ मनाया जा रहा है। मखदूम अशरफ के नाम से उसको मौसूम किया गया है। ये इल्मी खिदमत मखदूम पाक के सवाने हयात और आपके ताल्लुक़ से अरबी, फ़ारसी और दीगर ज़ुबानों में जो मक़ालाजात तहक़ीक़ें की गई थी उन सब को इसमें मुख्तसरन जमा करने की कोशिश की गई है। आज उर्स मखदूम सिमनान में रज़ा टाउन हुबली में हाज़िर होने की सआदत हासिल हुई और हमारे इस उर्स के मौके पर मखदूम अशरफ एकेडमी के ज़िम्मेदारों ने एक मुजल्ला मारिफ़े मखदूम अशरफ का इजरा किया है। मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। मौके पर मखदूम अशरफ एकेडमी की जानिब से एक छोटे पैमाने पर जो है रज़ा टाउन गौसिया रज़ा टाउन जूनी हुबली में एक कोर्स मुनक़्क़िद किया गया जिसमें मारफ़े मखदूम अशरफ एक किताब का इजरा किया गया। इसमें उलमाए किराम, मशाइख़ निज़ाम और बहुत थोड़े मुख्तसर अंदाज में अहबाब जमा हुए और मखदूम पाक के ताल्लुक़ से उसमें एक इल्मी और तहक़ीक़ी और आपके तमाम हालात के मुतालिक जो है बेहतरीन किताब आज का इसको इजरा। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े प्राइवेट ITI के वजूद पर खतरा मंडलाने लगा है। कोरोना कहर में मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट में न सिर्फ निस्फ से कम दाखिले हुए हैं बल्कि इदारा माली मुश्किलात से भी दो चार हो गया है। पेश है खास रिपोर्ट। भोपाल में अक़लियती तलबा को टेक्निकल तालीम से आरास्ता करने के लिए मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे इंतजाम मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट का क़याम 1983 में अमल में आया था। इदारा 2 ट्रेड से शुरू किया गया था और इदारे ने खूब तरक्की की और इसमें 12 ट्रेड शामिल किए गए। कोरोना कहर से कबल इदारा अक़लियती तलबा को तालीम फराहम करने का खूब काम करता था, मगर अब कोरोना के दौर में इदारे के वजूद पर हर्फ आने लगा है। 1983 से ये अदारा कायम है और ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। इसमें हुनर ही सिखाते हैं हम लोग, लेकिन ये अभी जो लॉकडाउन हुआ उसमें
उसकी वजह से बड़ा सेटबैक हुआ है। हमारे यहाँ तकरीबन 8 ट्रेड तो हमारे ICI से NCBT से अप्रूव्ड हैं। कुछ ट्रेड्स हम चलाते हैं, ये हमारे पास कंप्यूटर्स हैं। मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट में वेल्डर, फिटर, रेफ्रिजरेशन, जरी जरदोजी, फूड एंड डिजिटल, मोटर वाइंडिंग का डिप्लोमा कराया जाता है और इदारे का दावा है कि उसका 100% प्लेसमेंट है और उसका पास आउट कोई भी बच्चा आज तक बेरोजगार नहीं है। इसके बावजूद पहली बार कोरोना कहर में ऐसा हुआ है कि बमुश्किल 30% तलबा ही दाखिला लेने के लिए अब तक आ सके हैं। एक तो ये कि सब इस इदारे से जो निकलता है वो उसको जॉब ओरिएंटेड है, उसको जॉब मिल जाती है, कोई फालतू घूमता हुआ नहीं होता। लेकिन क्या किया जाए, आजकल जो ये कोरोना की वजह से इतना लॉकडाउन और ये सब कुछ हुआ, इस वक्त तो हमारे पास पूरे एडमिशन हो जाना चाहिए थे, लेकिन फिर भी अभी आधे भी नहीं हुआ। और ख़ुद हमारा स्टाफ भी बड़ी लो सैलरी पे काम कर रहा है और वो भी अपने अल्लाह वास्ते कर रहे हैं कि भाई चलो अपने गरीब बच्चे हैं, ये लोग सीख लेंगे तो बड़ा अच्छा हो। इसलिए हमको दूसरों से मदद लेना पड़ती है। गवर्नमेंट ने हमको कोई हेल्प मिलती नहीं जो कि हम अदारे को चला सके। कोशिश करते हैं कि किसी तरह अपने बच्चों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनसे काम करवाएं, उनको ट्रेन करें ताकि वो आगे बढ़ें। सबसे हमारी दरख्वास्त ये है कि भाई कोशिश करो कि ये एक अदारा बड़ा पुराना अदारा है और चल रहा है, वो पुराने शहर भोपाल में है। मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट में गरीब तलबा को मुफ्त कंप्यूटर तालीम देने का भी इंतजाम पहले से ही मौजूद है। कोरोना के कहर में न सिर्फ तलबा इदारे से दूर हुए हैं बल्कि इदारा भी माली मुश्किलात से दो चार हो गया है। इदारे को मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए भी अब दूसरों से मदद लेनी पड़ रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। असम में कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट अब्दुल खालिक ने मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से दी जाने वाली हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप स्कीम आज़ाद फेलोशिप पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम तलबा को कौमी पैमाने की स्कॉलरशिप देना ठीक नहीं है। इनसे बात की हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद ने। हैं लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट अब्दुल खालिक साहब आसाम से आते हैं। उन्होंने एक सवाल पूछा था मौलाना आज़ाद नेशनल फाउंडेशन की तरफ से जाने वाली आज़ाद फेलोशिप को लेकर के हमारे साथ मौजूद हैं। सरकार की तरफ से जवाब दिया गया 5275 स्कॉलरशिप दी गई हैं पिछले 3 सालों में, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए मौलाना आज़ाद फाउंडेशन का जो स्कॉलरशिप या फेलोशिप ये देने का तरीका ही ठीक नहीं है। अगर JRF कॉमन एंट्रेंस होता है, ये JRF में जो पास करेगा उनको इससे भी फेलोशिप मिल जाएगा। उसके लिए मौलाना JRF में एंटर अपेयर होके मौलाना आज़ाद के फेलोशिप के लिए वो एंटर नहीं होगा। और वो नेशनल एंट्रेंस होते हैं, वहाँ जो माइनॉरिटीज़ कौन होते हैं, माइनॉरिटीज़ जो पिछले वर्ग का है, जो पीछे है, जो बैकवर्ड है, वही माइनॉरिटीज़ है। तो वो सारे के साथ compete करना भी उनके लिए मुश्किल होता है। इसीलिए सरकार को ये तरीका बदलना चाहिए। मौलाना आज़ाद ने स्कॉलरशिप के लिए, फेलोशिप के लिए तरीका बदलने का ज़रूरत है। आसाम में, माई स्टेट आसाम जैसे स्टेट में 3 साल में सिर्फ 94 बच्चे को स्कॉलरशिप मिला, फेलोशिप मिला, ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। बंगाल में 500 भी नहीं मिला। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, वहाँ पे सिर्फ। इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।